हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आज के सेशन में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इसका। फिर हम लोग स्कूल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि इस पॉलिसी में स्कूल सिस्टम को लेकर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। ये 5+3+3+4 ये क्या सिस्टम यहाँ पे दिया गया है इस पॉलिसी में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, इसको लेकर क्या रिफॉर्म किए गए हैं इसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, और इसके अलावा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसकी भी चर्चा इस पॉलिसी में की गई है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। इसी के साथ ही हम लोग HECI एक कमीशन यहाँ पे स्थापित करने की बात कही गई है, उसको समझेंगे। स्पेशल पॉइंट्स, फाइनेंस, पॉजिटिव पॉइंट्स और क्रिटिसिज्म, तो इस तरीके से करते हुए हम लोग इस पूरी पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक टॉपिक करके हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू पे आते हैं हम लोग। तो ओवरव्यू में क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में सबसे पहले 1968 में पहली बार अमेंड की गई थी। उसके बाद 1986 में की गई। 1986 वाली जो पॉलिसी थी उसी को 1992 में थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म किया गया। उसके बाद ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, अब जाके 2020 में इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया गया, और ये बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्म है। ठीक है, 1986 में जो पॉलिसी बनी थी उसका जो रिफॉर्म किया गया था 1992 में, तो उसमें बहुत ही छोटे से रिफॉर्म किए गए थे, इतने ज़्यादा खास रिफॉर्म नहीं थे वो। तो इसीलिए ये जो तीसरी बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है, और एजुकेशन पॉलिसी में तीसरी बार जो है यहाँ पे संशोधन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है कि द 10+2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इंटू 5+3+3+4 फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ाई करते आ रहे थे वो हम 10+2 के सिस्टम पे करते आ रहे थे। 10+2 सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ते थे, उसके बाद 2 साल हम लोग और पढ़ते थे, तो जाके हमारा पूरा इंटर कंप्लीट होता था। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर चलता था। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट में। इसको हम लोग अभी आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या किया गया कि जो अब स्ट्रीम सिस्टम चलता था पहले, अब यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम ला दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम का मतलब ये है कि 10th हम लोग कर लेते थे, उसके बाद जब 11th में जाते थे तो हम लोग से पूछा जाता था कि आप लोग साइंस साइड से जाओगे या आर्ट साइड लोगे या फिर कॉमर्स साइड लोगे। ठीक है, तो एक स्ट्रीम हम लोग को चूज़ करनी पड़ती थी, उसी स्ट्रीम के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते थे वही सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने होते थे। तो वो सिस्टम यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री का नाम बदल कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। अब हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्कूल सिस्टम में क्या रिफॉर्म किया गया है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाया गया है 5+3+3+4 सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 स्टेजेस आई हैं यहाँ पे। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है मिडिल स्टेज, और उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो हमारा ये रहा हमारा फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद है प्रिपरेटरी, उसके बाद है मिडिल, और फाइनली हमारा आता है सेकेंडरी। ठीक है, अब हम लोग अभी ये हमारा जो सिस्टम चल रहा था अभी तक, ये 10+2 वाला चल रहा था। पहले हम लोग फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते थे, उसके बाद 2 साल और पढ़ाई करते थे, तब हमारा पूरा इंटर कंप्लीट होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें 4 स्टेजेस के तौर पे 10+2 जो सिस्टम चला आ रहा था उसको ख़त्म करके इन 4 स्टेजेस में हम लोग की पढ़ाई कराई जाएगी। अब एक एक स्टेज को हम लोग समझते हुए चलते हैं कि एक एक स्टेज में कैसे क्या पढ़ाई होगी और क्या क्या इसमें खास चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें क्या चीज़ है, ये पूरा होगा तुम्हारा 5 ईयर्स का। ठीक, तो सबसे पहले के जो 3 साल होंगे वो कहलाएंगे वो जो है प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया जाएगा, और वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चा जैसे भी घर में खेलता है, ठीक है, तो अब वहाँ स्कूल में आएगा और अपने साथियों के साथ वो खेलेगा। तो एक तरीके से बच्चे के ऊपर भी जो मेंटल जो प्रेशर है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
उसको एकदम वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी खेले वहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करे, ड्राइंग करे, पेंटिंग करे, कोई भी गेम खेल सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस आइए आप यहाँ पे खेलिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो स्टेज है यहाँ पे बच्चों के ऊपर उतना मेंटल प्रेशर देना उतना सही नहीं होगा, ठीक है। जो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वहाँ पे बच्चे को छोटी सी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसको में फोर्स किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हमारे ये जो प्री प्राइमरी जो फाउंडेशनल स्टेज है, तो उसमें जो पहले के 3 साल होंगे ये प्री प्राइमरी स्कूल में करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे उसमें बच्चा जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 में, ठीक है। तो पहले के ये 3 साल वो ख़त्म करेगा, उसके बाद क्लास 1 और 2 में वो कब चला जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सिस्टम लाया गया है। और इन 5 सालों के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम बच्चे को नहीं देना होगा। यानी कि आप पहले 3 साल, आप पहले जब एडमिशन कराओगे तो पहले 3 साल वो प्री प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ेगा, ठीक है। वहाँ पे केवल वो एक्टिविटी करेगा, खेलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे उसमें वो क्लास 1 पास आउट करेगा, फिर क्लास 2 पास आउट करेगा, ठीक है। तो उसमें फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम होना ही नहीं है, ठीक है। तो क्लास 2 तक ये पूरा पास कर ले जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आएगी वो आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। तो प्रिपरेटरी स्टेज जो होगी वो टोटल 3 ईयर्स की होगी, ठीक। अब इस 3 ईयर्स में क्या होगा, ये होगा तुम्हारा क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक बच्चा इस स्टेज के अंतर्गत पढ़ाई करेगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम बच्चे के लेना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब इस स्टेज के दौरान बच्चे को एक्टिविटी करवाई जाएंगी और साथ ही स्टडी भी करवाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी वो होगी कोई मदर या फिर उसके क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई लैंग्वेज हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, लोकल लैंग्वेज हो सकती है, और साथ ही कोई नेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। तो इन लैंग्वेज में बच्चे की पढ़ाई करवाई जाएगी। क्योंकि इस पॉलिसी में ये बताया गया था कि अगर इस दौरान अगर उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई कराई जाएगी तो बहुत आसानी से बच्चा जो है चीज़ों को समझ सकेगा। इसलिए यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन यही इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो ये जो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट पे जब हम लोग आएंगे तब उसको अच्छे से समझेंगे कि लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं किया जा रहा है, ठीक। तो अभी इसको पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी ये रहा प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3 साल का ये पूरा होगा, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिडिल स्टेज में, ठीक है। तो मिडिल स्टेज भी टोटल 3 ईयर्स का होगा। इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक बच्चा पढ़ाई करेगा। और क्लास 6 से लेके 8 के दौरान जब पढ़ाई करेगा तो साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वो एप्लीकेशन बना उसको तुरंत सिखा दिया जाएगा। मतलब एक जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की वो दी जाने लगेगी, ठीक है। जैसे अभी फॉरेन की कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। तो वो सिस्टम को यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होगा कि अभी जैसे माली है, कारपेंटर है, ठीक है। तो इनके जो काम से उनको रूबरू कराया जाएगा कि ये जो काम होते हैं ये कैसे इनको किया जाता है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या है कि इस तरह के जो प्रोफेशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको एक कम उनको जो है वो इज्जत दी जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि जो है अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या ठेला लगाओगे, मतलब माली बनोगे, कारपेंटर बनोगे, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे उनकी इज्जत बनी हुई है। तो उस चीज़ को एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो काम भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे सरकार ने सोचा और अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी इस एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है कि अब क्लास 6 से 8 के बीच में बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में भी जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। अब यहाँ पे क्या है कि मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, ठीक है। मैथ्स, साइंस एंड आर्ट्स, इसके साथ ही कोई भी इंडिया की एक लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपलसरी है। तो ये था हमारा मिडिल स्टेज। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी सेकेंडरी स्टेज। ये टोटल 4 साल की होगी। ये शुरू होगी आपके 9 से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है।
यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। स्ट्रीम होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब हम लोग 10th पास आउट करते थे तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो साइड साइड से जाते थे, आर्ट साइड से जाते थे या कॉमर्स साइड से जाते थे, ठीक है। और उस स्ट्रीम को चूज़ कर लेने के बाद उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते थे आपको वही फिक्स हैं, वही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिया गया। आपका मन है आप मैथ्स भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा बैरियर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे कदम उठाया गया है। इस पॉलिसी का जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा था वो यही था, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी 10+2 के सिस्टम से पढ़ाई किए हुए हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ था नहीं। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब कुछ पढ़ने का बहुत मन करता था, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अब साइंस साइड चूज़ करने की वजह से हम लोग ये सब नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सरकार इस चीज़ में रिफॉर्म लाई है, बहुत ही अच्छा ये कदम है, ठीक। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ऑप्शन रहेगा बच्चे के पास। और इसके साथ ही जब बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि जो अभी क्या प्रथा बनी हुई है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से एक एक दो महीने पहले आप चीज़ों को रट लो, उसके बाद एग्ज़ाम में लिख दो जाके आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा। यानी कि आपने जो भी पढ़ा है कि आप उसको रियल लाइफ में उसका अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसके एप्लीकेशन पे थोड़ा सा जोर दिया जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाया जाएगा प्लस एप्लीकेशन, ठीक है, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे रिफॉर्म लेके आई है सरकार। इसके अलावा यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा। यानी कि अभी क्या होता है, हमारा जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है वही मेन होता है, ठीक है। तो बच्चा पूरे साल भी पढ़ाई ना करे, केवल जो लास्ट वाला एग्ज़ाम है उस वो जब आने वाला हो तो उसके 2 दिन पहले अगर ढंग से पढ़ ले, वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन में लिख दे तो बस वो पास हो जाता था। अभी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है, यानी हर 6-6 महीने पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे और बच्चे को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद है लो इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अभी बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास जो हम पास आउट करते हैं तो वहाँ के जो भी परसेंटेज होते हैं तो उसी के बेसिस पे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग को एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी जब ये पॉलिसी लागू कर दी जाएगी उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बच्चे को सिखाना है, रटाना नहीं है, ठीक है। अब जब कॉलेज में एडमिशन की बात आएगी तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, ठीक है। उसके लिए भी अभी यहाँ पे एक CEE एक एग्ज़ाम लाया गया है, वो आप दोगे, उसके बेसिस पे आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे फोकस किया जाएगा कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट तो सिखाया ही जाएगा, साथ ही उस कॉन्सेप्ट को जो उसने पढ़ा है क्या वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज का जो IAS के एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो इसी पैटर्न पे हैं। आप उनके IAS के क्वेश्चन उठा के देख लो तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ के गए और वहाँ पे जाके तुरंत लिख दिया जाके। वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अगर बच्चे को शुरुआत से ही अगर ढाला जाए तो आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड चांस एट बोर्ड एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव दियर स्कोर। यानी पहली बार अगर उसने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, यानी कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। पहली बार उसने दिया, अगर उसको लगता है कि मेरे जो परसेंटेज हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, मैं दोबारा एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, वो ऐसा भी कर सकता है। तो दोनों में से जो भी हाईएस्ट उसके परसेंटेज होगी वही मान्य होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। उसके अलावा यहाँ 9th से लेकर 12th क्लास में जैसे ही वो प्रवेश करेगा उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो फॉरेन लैंग्वेज है इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो सही कदम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब हालांकि अब चाइना के साथ रिलेशन तो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो क्या हम लोग उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ते हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है ना, हम उनके कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस है उनकी कंट्री में और ज़्यादा फलेगा फूलेगा, तो इससे हमारी कंट्रीज़ को फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। खैर आगे देखते हैं सरकार का क्या कदम रहता है इसको लेकर, आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो ये हो गया अब 4 साल का, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप इंटर पास आउट करते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो तो लगभग 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, अगर बीटेक करो तो 4 साल का होता है वो,
ठीक है। अभी यहाँ पे हायर एजुकेशन में 4 साल कर दिया गया। और अब क्या होता है कि जैसे आप बीए कर रहे हो मान लो, ठीक है, अब उसमें आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी फीस भी गई, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म की गई है और बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पे लाया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, केवल आपने 1 साल पढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो भी उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका, ठीक है। और 2 साल अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। अगर आप पूरे 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने पूरे 4 साल पढ़ाई करी हुई है तो आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च ये लिखा होगा, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन अगर अब जैसे कि आज के टाइम पे जो वैकेंसीज निकलती हैं तो कहीं कहीं पे वो मांगते हैं ना ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन मांगते हैं वहाँ पे। तो अब उसमें क्या मांगेंगे, 4 साल वाला कि 3 साल वाला? उसमें आपका जो है 3 साल वाला अगर आपने पढ़ाई कर रखी है बस वही आपसे मांगेंगे, ठीक है। उसमें 4 साल आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा उसमें आपको डीपली स्टडी करना है, आगे बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है उस सब्जेक्ट को लेके, तो आप 4 साल का करो, वरना अगर आप 3 साल का भी करके जाओगे तो उतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ, और इस साथ ही यहाँ पर ये भी है, अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे री एंट्री सिस्टम और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या सिस्टम है, मान लो आप बीए कर रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद आपकी जॉब लग गई। अब आप तो चले गए जॉब करने, ठीक है, और ये जो थर्ड ईयर बाकी था ये तो छूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिस्टम ये लाया गया है, आप री एंट्री कर सकते हो। यानी कि अगर आपने मान लो आप सेकंड ईयर में आपकी जॉब लग गई थी, आप जॉब करने लगे, ठीक है, आप वापस से, आपको जब टाइम मिले तो आप वापस से यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर सकते हो। लेकिन अब जो आप पढ़ाई शुरू करोगे आपको वापस से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल थर्ड ईयर करना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे री एंट्री सिस्टम है यहाँ पे, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि अब जैसे उसमें मैहूना वाली जो फिल्म थी उसमें शाहरुख खान आता है ना, तो उसमें वापस से वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है। अब वो वाला सिस्टम वापस से यहाँ पे एक तरह से देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। कि आप अगर आपकी जो पढ़ाई है, अगर पैसे की कमी की वजह से भी अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो अब कभी आप भविष्य में आप पैसे कमा लेते हो तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हो और आपको शुरुआत से फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा उठाया गया। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे 1 या 2 साल का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे क्लियर बताओ कि 1 साल करना है कि 2 साल करना है, ठीक है। अब उसमें एक कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने 3 साल पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको 1 साल ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो एमफिल होता था अब उसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। पहले क्या था कि पहले अगर आप बीए करते हो, मान लो आपको पीएचडी तक जाना है, ठीक है, पहले आप बीए करोगे, फिर एमए करोगे, फिर एमफिल करोगे, फिर पीएचडी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिस्टम खत्म कर दिया है। अब पहले आप बीए करो, उसके बाद एक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद डायरेक्टली आपको जो है पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद है एनटीए, एक संस्था बनाई जाएगी, नेशनल, यहाँ पे एनटीए एक संस्था बनाई जाएगी जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसका नाम होगा सीईई, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये साल में 2 बार होगा। और ये, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डाउनफॉल है वो ये है कि मैंडेटरी नहीं है। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं उन सब के लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यही एक सिस्टम है ना कि अब ऐसा अगर हो गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, तो हर कॉलेज क्या करेगा, ज़्यादा अपनी जो फीस वसूलने के लिए अपना एक अलग से एग्जामिनेशन लेगा, ठीक है। अब पता चला बच्चे ने जो है इसका एग्जामिनेशन दिया, उसका स्कोर कार्ड भी आ गया, वो लेके घूम रहा है, और पता चला एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे वापस से उसको जो है एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट पे सरकार को जो है फोकस करना चाहिए, लेकिन अब ये चीज़ लिख दी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है इसका, इस पॉलिसी का। आगे देखते हैं। इसमें एक संस्था बनाई जाएगी HECI, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कि पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरा उसकी देख रेख करेगी, सिवाय मेडिकल और जो लीगल एजुकेशन है इसको छोड़ करके बाकी पूरी जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर पूरा इसका जो है कमांड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की जो टॉप 50 जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अब यहाँ इंडिया में कॉलेजेस ओपन करने के लिए यहाँ पे परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि यहाँ के जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं और प्लस जो फॉरेन के कॉलेजेस आएंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से इनके बीच में कंपटीशन होगा।
इनके पास अच्छा सा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, तो इनका जो है थोड़ा सा इनके लिए कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये भी जो है थोड़ा सा इनके ऊपर असर पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा खर्च करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है हम लोग को ही उल्टा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं इसमें। तो अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो पूरा पढ़ाई होगी, ठीक है, इसका जो पूरा सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी तैयार करेगा, ठीक। अब यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इसकी बात करें तो सरकार ने डिसाइड किया है 2035 तक सेकेंडरी स्कूल में 100% इसको जो है कंप्लीट करना है। अभी करंट में ये 56.5% है, ठीक है। और क्लास 11 और जो 12 है ना, सेकेंडरी स्कूल वाली जो स्टेज मैंने आपको बताई थी वो 9 से लेकर कहाँ तक शुरू होती है, 12 तक, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि मतलब अगर टोटल 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से अभी के टाइम पे केवल 56 बच्चे ही उसमें जो है क्लास 11 और 12 में एडमिशन लेते हैं। अब इस गोल को बढ़ा करके सरकार को 2035 तक पूरा 100 इसको जो है कंप्लीट करना, कि मतलब 100 के 100 बच्चे जो है क्लास 11 और 12 में एडमिशन ले सकें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसका भी उन्होंने टारगेट रखा है 50%, कि आने वाले 2035 तक 50% हमें टारगेट ये पूरा करना। अभी करंट की अगर हम बात करें तो इसमें 26.3% ये रेशियो है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। आगे देखें तो यहाँ पे एक जो हमारा पॉलिसी आई थी उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, वेरेवर पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको पता होगा कि जो एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में आता है इसी वजह से यहाँ पे इस पर सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो सेंटर स्टेट पे दबाव नहीं डाल सकती है कि हमने जो डिसाइड कर दिया आपको वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वेरेवर पॉसिबल वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया कि आगे देखते हैं इसमें, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज, कि जहाँ तक संभव हो सके तो कम से कम ग्रेड 5, ठीक है, और हो सके तो फिर ग्रेड 8 तक भी, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि जो पढ़ाई की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो उसकी होम लैंग्वेज हो, मदर लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल के द्वारा ये फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। आप जो है अपने हिसाब से दूसरी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे बस सरकार ने गलती कर दी है कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल उसकी जो हालत है, ठीक है, वो तो आपको अच्छे से पता ही है। और जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में क्या है कि अब वो उनके ऊपर चाहे जितना भी फोर्स कर लो, ठीक, तो वो तो जो है इंग्लिश को छोड़ेंगे नहीं, तो उनकी तो पढ़ाई इंग्लिश में होगी। और गवर्नमेंट स्कूल में जब ये अप्लाई हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि वो हिंदी को ही पकड़ के लेके चलेंगे, ठीक है। अब दोनों के स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे तो ये जो बच्चा होगा ये शुरुआत से इंग्लिश में पढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में इसको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले को एडवांटेज कम मिलेगा। भले पढ़ाई तो करवाई जा रही है, लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि मतलब इंग्लिश बोल दिया मतलब बच्चा काफ़ी ज़्यादा होनहार है। और हिंदी में अगर आप वही उसी चीज़ को बताओगे तो कहेंगे अरे मतलब ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है। और वैसा भी है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वहाँ भी इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, तो इन लोग को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों को। और गवर्नमेंट स्कूल वालों को फिर जो है थोड़ा सा कमतर उनको नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने वाले समय में फेस करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। लेकिन और सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अभी जो करंट में देखें तो गवर्नमेंट और जो सेंटर है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके जो है 4.43% जीडीपी का खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि हम जीडीपी का लगभग 6% जो है खर्च करेंगे, ठीक है। तो यही जो सेम टारगेट था वो 1968 और 1986 में भी रखा गया था। तो अचानक से ये मतलब इस तरह कैसे कर लेंगे, इसके ऊपर कोई मतलब अभी बताया नहीं गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो सब इस कटिंग में सब कुछ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आराम से आप इसको सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, मैं आगे डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके क्या क्या है।
देखिए सबसे अच्छा पॉइंट ये रहा कि अभी लगभग 4% हमारा जो जीडीपी का है वो खर्च किया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे इसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, ठीक। और स्कूल की जो फीस है, अभी आजकल क्या करते हैं ना, प्राइवेट स्कूल काफ़ी ज़्यादा फीस वसूलते हैं और मतलब माँ बाप को एकदम चूस डालते हैं, पैसे वसूल के लगभग साल साल की जो है 3-3 लाख फीस पहुँच जाती है। तो अब सरकार उस पर एक कानून बनाएगी और एक मैक्सिमम अमाउंट उस पर जो है फिक्स कर देगी कि इससे ज़्यादा आप फीस रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स पे थोड़ा जो फीस ना ज़्यादा वसूलते हैं, तो वहाँ जो माँ बाप को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती, तो वहाँ से थोड़ा सा उन लोग को जो है लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो टीचर्स हैं उनकी बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, और जब उनको नौकरी देने का समय आएगा तो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा और वहाँ पे एक क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन उनसे करवाया जाएगा। उनको खुद वहाँ पे पढ़ा कर दिखाना होगा कि जब आप नौकरी को ज्वाइन करोगे, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाओगे तो आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन उनको जो है देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम यहाँ पे उठाया गया। उसके अलावा यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको मैंने आपको समझाया था कि जैसे माली है, कारपेंटर है, इस तरह की जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चों को दी जाएगी क्लास 6 से ही, ठीक है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो ये है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में यहाँ पे 4 तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। पहला, आपने जो भी एग्जामिनेशन दिया हो, आपने जो भी टेस्ट दिया हो, ठीक है, उसके जो मार्क्स आएंगे वो तो रहेगा ही, प्लस आप अपने आप को खुद भी नंबर दोगे। खुद भी नंबर देने का मतलब यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप इस काम को कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, आपके क्या डिसीजन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग करी जाएगी आपसे। आपको खुद अपना जो सेल्फ इवेल्युएशन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वही ज़रूरी भी है कि क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े होने लगते हो तो आप ठीक है मैच्योर होते हो, तो ज़िंदगी में कई कई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे आपको खुद डिसीजन लेना होता है। हर बार आपका जो माँ बाप हैं हर चीज़ में आपका जो है साथ नहीं देने आएंगे। ज़िंदगी में सारे डिसीजन, ज़्यादातर डिसीजन फिर आपको खुद ही लेने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बच्चे को बचपन से ही डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे का विकास है बहुत अच्छे से होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। उसके अलावा जो फ्रेंड्स, ठीक है, अब फ्रेंड्स भी नंबर देंगे उस स्टूडेंट को। अभी यहाँ जो क्लासरूम में होता है ना, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी, वरना भैया ना मार्किंग बहुत ख़राब मिलने वाली है। उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो तो नंबर देंगे ही, ठीक। तो इस तरीके से करते हुए 4 लोग यहाँ पे इंक्लूड होंगे और इस तरह से एक बच्चे का जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। उसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उनको मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिया में अब कॉलेज खोलने की यहाँ पे परमिशन दे दी जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है, मतलब अभी जितनी भी कहानी बताई मैंने, तो उसमें आपकी जो दिमाग में एक इमेज बन रही होगी, अरे हमारा स्कूल जो है एकदम अमेरिका की तरह हो जाएगा, इस तरह की क्लासरूम होंगी, ठीक है। तो उस तरह की इमेज आपकी बनी होगी, लेकिन अब उसके थोड़े से क्रिटिसिज्म भी देख लीजिए कि असलियत क्या है उस पॉलिसी की। देखिए सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है लैंग्वेज, और लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। कह ये रहे हैं कि मतलब 3rd क्लास से 5th क्लास के दौरान जो बच्चे की पढ़ाई है वो हम लोग रीजनल लैंग्वेज में कराएंगे या फिर नेशनल लैंग्वेज में कराएंगे, ठीक। और उसको मैंडेटरी भी नहीं किया गया है। अब यहाँ पे है क्या है, अब हमारा जो इंडिया है वहाँ पे कई ढेर सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो मान लीजिए आप अगर कोई केरला का यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, केरला का स्टूडेंट है और अभी वो केरल में पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा किसी बैंक की नौकरी में कार्यरत हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उनका जो ट्रांसफ़र हो जाता है महाराष्ट्र में, तो उसको शिफ्ट होना पड़ेगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसको महाराष्ट्र शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर वहाँ वो महाराष्ट्र में पढ़ाई करवाई जा रही होगी, तो अब बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। लैंग्वेज का थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इतनी जल्दी आसानी से उसको सीखा नहीं जा सकता है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप इतनी जल्दी से सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, ठीक है, उनके जो मूवमेंट जब होगा उनका, तो वहाँ पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। और फिर सेकंड इसी में पॉइंट है कि अनइक्वल लर्निंग इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इसमें क्या है कि मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप मतलब इसमें नेशनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल का एकदम फिक्स है, वो तो भैया इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है। उनको तो आप मतलब ज़बरदस्ती बोल ही नहीं सकते कि आप हिंदी में पढ़ाओ, ठीक। और ज़्यादातर जो मंत्री हैं या फिर जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते ही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल पकड़ के अपना जो है हिंदी चिल्लाता रहेगा
कि हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग हिंदी पे जोर देना चाहिए, जोर देना चाहिए, ठीक है। वो प्राइवेट वाले अपना इंग्लिश में काम पढ़ाते रहेंगे और अपना यही इन लोग के बच्चे तरक्की करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, एक अनइक्वल लर्निंग यहाँ पे सामने आएगी हमारे सामने, ठीक है। कि यहाँ पे इंग्लिश वाला जो बच्चा होगा, अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे इंडिया में इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। अगर एक डेफिनेशन है, उसी को बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है और एक बच्चे ने हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश वाले को कहेंगे ये इसने डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी है, और हिंदी वाले के लिए भले सेम चीज़ लिखी हो उसका, ठीक है। तो और हिंदी वाले को अगर 5 मार्क्स का होगा तो इसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, इसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे होता है। यूपीएससी का जो मेंस आजकल लोग लिखते हैं, ठीक है, उसमें कैसे मार्किंग की जा रही है उसका उदाहरण आप लोग देख ही सकते हो, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा इसमें क्या है कि प्राइवेट स्कूल तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन भैया गवर्नमेंट स्कूल का हम बता नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट वालों का तो फिक्स है, मतलब इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे फीचर्स लाए गए हैं इस पॉलिसी में, तो डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, टीचर इस नौकरी इसलिए ज्वाइन करता है ताकि उसकी सैलरी है और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अच्छे से पूरी कर सके, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस पॉलिसी के आने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि टीचर ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो तो ये पॉलिसी जब लागू होगी तभी देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत थोड़ी सी सुधरती है कि मतलब कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। तो एक वो पॉइंट है। फिर है फाउंडेशनल स्टेज। अब फाउंडेशनल स्टेज में भी दिक्कत ये है, सरकार ने खड़ी कर दी है, बोल रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी में जो है बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। फाउंडेशनल स्टेज जो पहले के 5 साल होंगे। आंगनवाड़ी अगर आप गांव में जाओगे तो आंगनवाड़ी में कौन पढ़ाता है उनको, जो है शायद ही उन्होंने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, वो भी ज़्यादातर पढ़ाई करी होगी 10th किया होगा, 12th किया होगा बस। तो उसमें भी सरकार कह रहे हैं कि चलो ठीक है, नहीं पढ़ाई करी तो हम उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 होगी यानी इंटर किया होगा तो उनको 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराएंगे, ठीक है। और जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से कम होगी उनको हम एक साल का डिप्लोमा कराएंगे। और ये जो चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है कि आप इनके क्लासरूम अटेंड करो, ये डिस्टेंस लर्निंग से भी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या होगा, जुगाड़ होगा भैया। हम अपने इंडिया में हर चीज़ में जुगाड़ चलता है, ठीक है। तो पैसा दे के वो सब सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सब कुछ हासिल कर लेंगे। कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पे कि उसको ट्रेनिंग सही से मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कि वो बस यहाँ से बस चला जाएगा। अब यहाँ पे अब ये बताइए, अगर अब एक पेड़ आप लगा रहे हो उसकी जड़ ही कमज़ोर है, ठीक है, तो पेड़ कैसे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे आप पहले ही जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ पर भी आप जो है उसको कमज़ोर किए दे रहे हो, ठीक है। तो वहीं से करप्शन जो है शुरू हो जाएगा। ये जो चीज़ यहाँ पे लाए गए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यहीं से करप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वही आप कमज़ोर किए दे रहे हो, आगे का तो राम भरोसे है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर तीसरी चीज़ है CEE, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ क्या। अभी इस टाइम जो कॉलेज हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, वो तो है ही, प्लस फॉरेन से भी यहाँ पे कॉलेज आएंगे, ठीक। अब फॉरेन वाले क्या करेंगे, ये CEE, ये तो अपने इंडिया में ही जो NTA इसको कंडक्ट कराएगा। फॉरेन लैंग्वेज आई, पता चला उसने जो है लागू कर दिया कि हम अपना एक अलग से एग्ज़ाम लेंगे। आपने इसका एग्ज़ाम दिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया, पता चला आप पढ़ना चाह रहे हो फॉरेन उसमें कॉलेज में, वो अलग से अपना एग्ज़ाम ले रहा है, आप उसकी फिर से तैयारी करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक चीज़ चाहिए था, मतलब फिक्स कर दीजिए कि अगर आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आप पूरे इंडिया में इसी एग्ज़ाम से एडमिशन पा सकते हो। लेकिन ये जो नॉट मैंडेटरी जोड़ा गया है यही घातक है, ठीक है। तो नॉट मैंडेटरी नहीं जोड़ना चाहिए था, ये चीज़ बहुत गलत किया सरकार ने, ठीक है। तो हर कॉलेज चाहेगा, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो इसलिए वो अपना एक अलग से जो है एग्ज़ाम लेगा, और बच्चे की फिर यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफें जो है सहनी पड़ेंगी। फिर है यहाँ पे एंटी डेमोक्रेटिक कहा गया। एंटी डेमोक्रेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ देखी गई, ये जो पॉलिसी पूरी बनाई गई बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बना दी है। इसमें स्टेट का ज़्यादा यहाँ पे वो उसे सलाह नहीं ली गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एंटी डेमोक्रेटिक बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों से रिकमेंडेशन ली गई हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब फोर्स करके नहीं कह सकते कि इतनी ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ गांव-गांव के स्तर से रिकमेंडेशंस उठाई गई हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। लास्ट पॉइंट ये है कि मोर थ्योरेटिकल और लेस प्रैक्टिकल। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है मेरा वो यही है। तो इस जो लास्ट पॉइंट है इसमें मोर थ्योरेटिकल लास्ट प्रैक्टिकल, इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल तौर पे ये बहुत
सुनने में बहुत सारी जो चीज़ें मैंने आपको जितने भी फीचर्स बताए बहुत सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो सही तरीके से हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट है वो यही है, इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो हमारे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक सरकार जो भी चीज़ लाती है तो उसमें पॉलिसी तो बहुत अच्छे से बनाती है, कमेटी डिसाइड करेगी, आयोग डिसाइड करेगी, ठीक है, और उसमें रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, लेकिन मेन है उसका इम्प्लीमेंटेशन ही हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सरकार इम्प्लीमेंटेशन पे जो है उसमें बिल्कुल भी गौर नहीं करती, बस उसको जो है ला के लोगों के सामने पेश कर देना है। ये चीज़ यहाँ इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें कि प्रैक्टिकल तौर पे ये चीज़ सारी चीज़ें जो है लागू की जा सकती हैं और इनको जो है सही से इसको जो है लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन ही हम लोग को देखना है। तो अभी जो हमारी जो इस पॉलिसी को लेकर एक 66 पेजेस का जो भी डॉक्यूमेंट आया था उसी के बेसिस पे मैंने पूरा सेशन इसको बनाया हुआ था, ठीक है। आगे अगर इस पॉलिसी को लेकर के डिटेल में अगर कुछ बताया जाता है तो आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।